तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपसे कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कई दिनों से बल्कि महीनों से आपसे करने की सोच रहा था। बहुत से फ़ोन आ रहे हैं हमारी क्राइम रिपोर्टिंग को लेकर। धमकी कोई नहीं है, लेकिन छुपे हुए शब्दों में कहीं ना कहीं इशारे किए जा रहे हैं कि ये आप इस किस्म की रिपोर्टिंग बंद कर दो। थोड़े दिन पहले अरुण गवली की पत्नी, जिसको मम्मी कहा जाता है, आशा गवली, उनका फ़ोन आया। एक स्टोरी की थी हमने अरुण गवली को लेके। उसके चलते हुए उनका फ़ोन आया। पहले उनके किसी आदमी ने फ़ोन किया कि आप बलजीत परमार बोल रहे हो। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। बोलते ठीक है, थोड़ी देर के बाद फ़ोन करेंगे। उसके बाद एक महिला का फ़ोन आता है तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं कि मैं आशा गवली बोल रही हूँ। तो मैंने कहा बोलिए। बोलते हैं आप जो खबरें बनाते हो वो मत बनाया करो। हमने सब छोड़ छाड़ के अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू की है। पिछले बहुत सालों से हमारा किसी भी गैंग वार में, किसी भी वारदात में कोई रोल नहीं है, ना कुछ किया है। सज़ा मिली थी, वो भुगत रहे हैं। एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, कर दी है ऑलरेडी। और कोई हमारा आज के दिन में क्राइम से लेना देना नहीं। तो आप कृपा करके आगे से हमारे बारे में कुछ भी, डैडी के बारे में या हमारे दगड़ी चाल के बारे में कुछ रिपोर्टिंग करनी हो तो हमारे से पहले बात कर लेना। अब देखिए, ये बातें हमने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं थी। 45 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कभी किसी ने नहीं बोला था कि हमारे खिलाफ बात करने के पहले या हमारे बारे में बात करने के पहले हमें पूछ लिया करो। ये कोई, मैं इससे कोई डरने वाला या घबराने वाला नहीं हूँ, ना ही उन्होंने कोई ऐसी बात कही। लेकिन महिला थी, मैंने ज़्यादा बात किया नहीं, लेकिन उनको कह दिया कि मेरी रिपोर्ट में गलत बात क्या है वो बता दीजिए। आप अपना पक्ष रखिए, अगर मेरी गलती होगी तो मैं उसको दुरुस्त कर दूंगा। उन्होंने कोई भी मेरी रिपोर्ट में गलती नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा कि वो ज़माना और था। मैंने उनको ये भी याद करवाया कि मैं आपको पहले 2-3 बार मिल चुका हूँ लगड़ी चाल में। उन्होंने कहा ठीक है, आप मिले होंगे, लेकिन आज ये आप मत कीजिए। हमारे बच्चों पे, फैमिली पे, हमारे रिश्तेदारों पे इसका असर जो है वो उल्ट पड़ता है। अब देखिए, एक आदमी ने जब कुछ किया, गुनाह किया, सज़ा भुगत रहा है, अब वो नहीं लिखे हम तो क्या करें? क्राइम रिपोर्टिंग कहाँ रह जाएगी? इसके पहले, थोड़े दिन पहले, एक और महिला का फ़ोन आया लंदन से। अब मैं उनके पति का नाम नहीं लूँगा। वो अमर नायक गैंग का बहुत बड़ा शार्प शूटर था। 27 ईयर्स हो गए उसकी डेथ हुए, और थोड़े महीने पहले मैंने उनके ऊपर एपिसोड बनाया। उसके बाद उस महिला का फ़ोन आया कि आपने हमारे ज़ख्म ताज़ा कर दिए हैं। हम जिस इंसिडेंट को इतने सालों में भूल चुके थे, हमने अपना शहर छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, परदेश में आके अपने बच्चों के साथ कैसे हमने गुजारा किया वो हमें मालूम है। अब 27 साल बाद आप वो किस्सा सुना रहे हो जिनको सुन के मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, वो अपने बाप के बारे में क्या सोचेंगे। बात उनकी सही थी। उन्होंने कहा कि आप कृपा करके वो मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो वीडियो विड्रा कर लीजिए, उसको आप रोक दीजिए अपने चैनल से। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को उनके बाप के बारे में ये सब बातें पता चले जो आपने बताई। एंड मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, शी स्टार्टेड क्राइम, और रोने लग गई कि वो ज़माना था, हो गया, उसमें मेरा और मेरे
बच्चों का क्या कसूर है। अब मैंने कहा देखिए मैं वीडियो तो विड्रा नहीं कर सकता हूँ, वही बात अगर उसमें मैंने कोई गलत बयानी की है वो आप मुझे बताइए, मैं वो निकाल दूंगा या उसको दुरुस्त कर दूंगा। लेकिन वीडियो निकालना यूट्यूब से ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है। मैं कोई डर के या किसी इस तरीके से या इमोशनली आपके साथ सहमत हो के मैं वीडियो विड्रा नहीं कर सकता। ये मेरी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मुझे मैसेज भी भेजा, SMS मेरे पास पड़ा है मेरे मोबाइल में कि मेरी आपसे बात हुई थी। वो 2 दिन के बाद भेजा, तो आप प्लीज़ अब वो वीडियो विड्रा कर लो। तो दोस्तों बहुत किस्म के प्रेशर्स आते हैं क्राइम रिपोर्टिंग करने में, पहले भी आते थे, लेकिन समस्या क्या हो जाती है आज बदले हुए दौर में, कहीं ना कहीं इनकी बातों में हकीकत है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, एक सर्कल है बहुत बड़ा जिसमें हर फील्ड के लोग शामिल हैं, जुड़े हुए हैं साथ में इस चैनल के साथ। 1,45,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं थोड़े से समय में। मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति भी है। तो मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ कि क्या आज के दौर में क्राइम रिपोर्टिंग करना वाजिब है या वायबल है, या जिस किस्म की रिपोर्टिंग हम करते हैं उसका कोई स्कोप है, या हम भी उल्टा सीधा बढ़ा चढ़ा के सच्चाई को छुपा के इधर की बातें उधर की बातें गोल मोल करके सुनाएं, तो क्या वो सही होगा? वो मेरी ज़मीर इजाज़त नहीं देगी, आप सब जानते हो। उसके पहले जब हमने कालिया एंथनी का एपिसोड बनाया था तो उनके भाई का मुझे फ़ोन आया, जॉन भाई का। बहुत पहले तो गुस्से में थे कि आपने ये पूरी बातें जो बताई हैं वो आपको किसने बताई, मुझे ये बताइए। मैंने कहा जॉन भाई मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि आप कालिया एंथनी के भाई हो। उसमें कुछ फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो उन्होंने कहा गलत है। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी तरफ से मुझे जो आपको लगा है गलत है वो बता दीजिए, तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। मुझे कोई शर्म नहीं है, अगर मेरी कहीं गलती होती है मैं उसको दुरुस्त करूंगा। तो बोलते ठीक है, मैं दिल्ली आ रहा हूँ थोड़े दिन में, तो मैं चंडीगढ़ आता हूँ आपके मिलने के लिए, मुलाकात भी करेंगे और बातचीत भी कर लेंगे। लेकिन उसके बाद शायद जॉन भाई का प्रोग्राम बना नहीं। कुछ दिनों के बाद फिर मुझे किसी और बात के लिए उनसे बात करने का मौका मिला। मुझे कालिया एंथनी की तस्वीर चाहिए थी, तो मैंने जॉन भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे एक तस्वीर दे दीजिए। उन्होंने मुझे भेज दी, लेकिन दोबारा ये नहीं कहा कि आपको तस्वीर क्यों चाहिए, आपने वो जो बातें थी वो उनको ठीक क्यों नहीं किया, जब उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बहुत अच्छी तरह बात की। मैंने उनको याद करवाया बल्कि कि जॉन भाई आप दिल्ली आने वाले थे, वहाँ से आपको पंजाब आना था मिलने के लिए। बोलते अभी तक प्रोग्राम बना नहीं है, आऊँगा तो आपको ज़रूर मिल के जाऊँगा। और जब बातचीत होती है तो उनकी तसल्ली हो जाती है। कोई मेरे से कोई गाली गलौच नहीं किया, उन्होंने कोई धमकी नहीं दिया, बड़े अच्छे लहजे से तरीके से बात की। ये कोई नई बात नहीं। इसके पहले जब सलीम लंगड़ा के ऊपर जो बहुत बड़ा एक खबरी था और असूलों वाला खबरी था, उसकी स्टोरी बनाई तो उसकी बेटी का फ़ोन भी आया था, मैसेज भी आया, तो उसने भी बात की कि हमें अपने पिता के बारे में, उसकी सलीम की डेथ के समय उनकी बेटी की उम्र बहुत कम थी, बच्ची थी वो, कि हमें नहीं मालूम था, लेकिन जो मैंने बड़ी होने के बाद, शादी हो गई, बच्चे हो गए उसके अभी, जो मैं बाकी लोग मेरे डैडी के बारे में बात करते हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आपकी बात मुझे कोई बुरी नहीं लगी। लेकिन फिर भी आप अगर ये वीडियो निकाल लो तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे बच्चों को और मेरे जो ससुराल वाले हैं उनको शायद इतनी बातें नहीं पता थी, बहुत कुछ तो पता है, लेकिन
आप कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी तसल्ली इस बात से होती है। सलीम मेरा दोस्त भी था, घर में आना जाना था, साथ में मिलते थे, बैठते थे, बहुत से कॉमन फ्रेंड थे, उसकी बीवी को भी जानता था अच्छी तरह। खैर उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया और मैंने कोई वीडियो विड्रॉ नहीं किया। इसी तरह पंजाब के सिलसिले में मैंने एक पंजाबी में वीडियो बनाई, तो जिस शख्स के बारे में बनाई उसके भाई का अमेरिका से फ़ोन आया कि आपने हमारे गांव का नाम ले दिया अपनी वीडियो में। मेरे माँ बाप अकेले उस गांव में रहते हैं, हम सब लोग बाहर हैं। एक हमारे कज़न की, जिसकी आपने रिपोर्टिंग की है, उसकी डेथ हो गई है, तो वो लोग हमारे गांव के बारे में क्या सोचेंगे और मेरे माता पिता के बारे में क्या सोचेंगे कि उनका जो रिश्तेदार था, उनका बेटे जैसा था, वो किस तरीके से उसका मर्डर हुआ। ये सब किस्सा आपको नहीं चलाना चाहिए। आप प्लीज़ मेरे माता पिता का ख्याल रखते हुए ये वीडियो विड्रॉ कर लीजिए। तो दोस्तों, बहुत किस्म के प्रेशर्स आते हैं और उनके सबके चलते हुए काम करना पड़ता है। और जब आप बहुत से लोगों को पर्सनली जानते हो, जब उनके बारे में आप कुछ बोल देते हो तो उनको बहुत तकलीफ होती है। मेरा तो प्रोफेशन है, मेरे जिनके साथ भी रिश्ते हैं वो प्रोफेशनल रिश्ते हैं, और जिनके साथ फैमिली रिलेशंस हैं उनमें से कोई इस किस्म की लाइन में नहीं है जिनके ऊपर मुझे वीडियो बनाना पड़े। तो बहुत बार पहले भी ऐसे हुआ है, धमकियाँ भी मिली हैं, लेकिन मैं कभी अपने रास्ते से पीछे नहीं हटा। छोटा राजन जब उसकी पत्नी को, सुजाता को अरेस्ट किया, मीरा बोनवरकर आईपीएस क्राइम ब्रांच की हेड थी, उन्होंने अरेस्ट किया। साथ में छोटा राजन की बेटी खुशी, जो उस समय 3-4 साल की थी, उसको भी माँ के साथ पुलिस कस्टडी में जेल में रहना पड़ा, क्योंकि वो माँ के बिना रह नहीं सकती थी। तो छोटा राजन ने मुझे फ़ोन किया कि ये देखिए, एक औरत ने एक औरत का दर्द नहीं समझा। मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात की, मैं प्रदेश में बैठा हूँ और मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी बीवी को दी जा रही है। तो आप प्लीज़ एक इसके बारे में आप मेरी मदद कीजिए, कैसे मेरी बीवी की जो रियलिटी है वो लोगों के सामने जाए। मैंने कहा भाई साहब, बात ये है कि पुलिस का केस है, मेरी अकेले की रिपोर्टिंग नहीं है, पूरे मुंबई मीडिया ने, देश के मीडिया ने ये रिपोर्टिंग कवर की है। जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से, वो पुलिस का अपना काम है, वो गलत हैं सही हैं वो कोर्ट कचहरी में जाके पता चलेगा। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताइए। ये भी तब जब 97 में वही छोटा राजन मेरे ऊपर हमला करवा चुका था। ठीक है, बाद में उसने अपनी गलती मानी कि मुझे किसी ने भड़का दिया था, इसलिए ये मेरे से हो गया। वो भी छोड़ो, लेकिन उसने भी मुझे फ़ोन किया अपने दिल का दर्द सुनाने के लिए, और मैंने वो अपने अखबार डीएनए में खबर छापी कि इस तरीके से मुझे छोटा राजन का फ़ोन आया और बहुत भावुक हुआ था, उसका भी गला भरा हुआ था, रोने की कगार में था अपनी बेटी को लेके। बीवी तो एडल्ट थी, वो तो देख सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बच्चे के जहनीत पे, उसके दिमाग पे क्या असर होगा। वो बाई खाला की जो वुमन जेल है उसका एटमॉस्फेयर, जब बाद में दूसरी जेल का, रेगुलर जेल का एटमॉस्फेयर, वो उससे परेशान था। लेकिन लोगों को वो बात अच्छी लगी, उसका कुछ असर भी हुआ। तो पहले लोग पत्रकारों की एक तरीके से रिस्पेक्ट करते। मैंने कितनी स्टोरी छोटा राजन के खिलाफ किया उन दिनों में, इस खबर के बाद भी मैंने छोटा राजन के खिलाफ लिखा, लेकिन कभी भी उसने मुझे फ़ोन करके ना ये कहा कि आपने ये खबर क्यों छापी, ना ये कहा कि आप आगे से मेरे खिलाफ कुछ नहीं छापोगे। कभी धमकी नहीं दी, कभी मेरे काम में दखल नहीं दिया। और पीछे जाते हैं, उसके पहले दाऊद इब्राहिम के बारे में कितनी खबरें मैंने छापी, जहाँ जहाँ अखबारों में काम किया, अपने अखबार में भी किया, लेकिन कभी उसकी तरफ से या डी गैंग की तरफ से धमकी नहीं आई। एक बार मैंने 3 खबरें एक
शेट्टी गैंग के खिलाफ लगा दी जोगेश्वरी की, और उन लोगों ने मेरी शिकायत दाऊद तक की दुबई जाके कि ये रिपोर्टर हमारे खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है, हमारे काम धंधे पे बहुत असर पड़ रहा है। वो शरद शेट्टी के करीबी थे, तो दुबई में जब मैं गया हुआ था तो शरद शेट्टी से मुलाकात करवाई गई, उसके सामने सब बात हुई, और एंड में मैंने एक ही बात कहा कि अगर मेरी खबर में कोई गलती है वो बताइए, दूसरी बात मैं अपनी खबर के बारे में करना नहीं चाहता। ये बात हमारे तीनों के बीच हो रही थी, दाऊद इब्राहिम, शरद शेट्टी और मैं। कोई चौथा आदमी उस कमरे में नहीं था। और मैंने ये भी कहा कि इनको पूछिए, शरद शेट्टी को, कि मैंने कभी किसी को ब्लैकमेल किया, कभी इनके लोगों जिनके खिलाफ मैंने खबरें छापी हैं उनसे कभी कोई पैसा मांगा। उसके उलट उन लोगों ने मुझे पैसा देने की ऑफर की जो मैंने रिफ्यूज़ की। तो जब दाऊद ने शरद शेट्टी को पूछा कि क्या ये बातें सही है, उसने कहा जी जी सही। तो बोला ठीक है, आप जा सकते हो, मैं इनको कुछ नहीं कह सकता, रिपोर्टिंग करना इनका प्रोफेशन है, तुम्हारा जो काम धंधा तुम करते हो वो तुम्हारा प्रोफेशन है। तो इस तरीके से ओवर द ईयर अंडरवर्ल्ड का लोगों के सोचने का तरीका बदला है। और एक बात बता देता हूँ, उन्हीं दिनों में जिंदा सुखा सिख जो टेररिस्ट थे उस ज़माने के बहुत बड़े, जिन्होंने जनरल वैद्या का मर्डर किया बाद में पूना में जाके, आर्मी के चीफ रहे थे जनरल और वैद्या। भागने के पहले, उस मर्डर के पहले 3 महीने पहले वो उसी बिल्डिंग में रहते थे जहाँ मैं रहता था, और 3.5-4 महीने मेरे घर के ऊपर वाले घर में वो किराए पे रहते रहे एंटोपिल मुंबई में। ना मुझे मालूम था कि ये कौन है, उनको तो शायद मालूम होगा मेरे बारे में, क्योंकि जब वहाँ पे वो रह रहे थे उसके पहले जो राजस्थान में कांड करके आए थे पुलिस वालों के ऊपर गोली चला के, उसकी रिपोर्टिंग मैंने अपने अखबार में की थी। उसके अलावा भी 3-4 खबरें मैंने उनके खिलाफ छापी हुई थी कि हो सकता है जिंदा सुखा मुंबई में कहीं शर लेके बैठे हों। कुछ बैंक रॉबरीज हुई जिनमें उनका नाम आया, मैंने वो भी खबर छापी। लेकिन उन्होंने कभी भी बुरा नुकसान करने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको मालूम नहीं पड़े कि मैं उनके घर के नीचे रहता हूँ। बड़ी इंक्वायरी करते थे, वो बहुत शातिर दिमाग आदमी थे जिंदा सुखा निम्मा। लेकिन कभी मेरे काम में दखल नहीं दिया, ना कभी पुलिस वालों ने मेरे काम में दखल दिया। बड़े ऐसे दोस्त थे मेरे जिनके साथ 20-20, 25-25 साल के रिश्ते थे एज एन ऑफिसर, लेकिन जब उन्होंने कोई क्राइम किया, किसी गलत काम में पकड़े गए, तो सबसे पहले खबर मैं छापता था। और मैं हमेशा कहता था कि अगर कोई न्यूज़, वो भले मेरे खास रिश्तेदार करीबी के खिलाफ भी होगी, जहाँ तक खबर है मैं उसको रोकूंगा नहीं। द न्यूज़ इज़ गॉड फॉर मी, मेरे लिए मेरा भगवान मेरी खबरें हैं। तो कभी किसी ने इस किस्म का प्रेशर मेरे ऊपर डालने की कोशिश नहीं की। 2-4 बार जब किसी ने की, उनका जवाब कोर्ट कचहरी ने खुद ही दे दिया, मुझे किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। इकबाल मिर्ची के खिलाफ मैंने आर्टिकल छापे, उसने मुंबई हाई कोर्ट में केस कर दिया 1 करोड़ का, और 33,000 रुपया को जमा भी करवा दिया। कोई होती होगी शर्त, कोई डेफेमेशन का सूट करने के लिए आपको शायद कुछ % पहले जमा करवानी पड़ती है। मैंने कहा ठीक है, मुझे सम्मन आ गया। पहली पेशी के दिन मैं गया और मुझे बिना कुछ बोले, बिना सवाल जवाब हुए, कोर्ट ने उसकी पटिशन खारिज कर दी, इकबाल मिर्ची की। इसी तरह एक बहुत बड़े और शख्स थे जो इनकम टैक्स के बहुत बड़े आरोपी थे, करोड़ों का इनकम टैक्स की चोरी की थी। तो मैंने वो खबर छाप दी इनकम टैक्स के सोर्सेज से। उन्होंने भी हाई कोर्ट में केस कर दिया सीधा मेरे खिलाफ। लेकिन पहली हियरिंग पे मेरे बिना अपीयर हुए, मेरा कोई वकील नहीं, मैं खुद नहीं गया, लेकिन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जज ने, जिसके पास भी केस लगा, कि वो जो आदमी है उसकी जो एलिगेशन की आप बात करते हो रिपोर्टर की, वो तो वही है जो इनकम टैक्स के नोटिस में लिखी हुई हैं, तो आपने उसके खिलाफ केस करने की
कि ये क्यों केस कर रहे हो आप, तो आप या तो अपनी पिटीशन विड्रा कर लो या हम इसको डिसमिस करते हैं। और आदमी अपनी पिटीशन विड्रा करके भाग गया। तीसरा केस उस समय के पुलिस कमिश्नर जो थे मुंबई के, और उसके बाद में वो डीजीपी बने महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ मैंने कुछ आर्टिकल लिखा। उन्होंने भी हाई कोर्ट में केस कर दिया। लेकिन जिस दिन हीयरिंग थी 11:30 बजे की हाई कोर्ट में, उसके 2 घंटे पहले उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आ गया कि आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, साहब अपनी पिटीशन विड्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक करैक्टर की बात होती है। अगर आप सही हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे बड़ी बात, संजय दत्त का केस, सुनील दत्त साहब मेरे बड़े भाई जैसे थे। हमने एक साथ पद यात्रा की फॉर पीस इन पंजाब। मुंबई से अमृतसर की यात्रा थी। मैं मध्य प्रदेश बॉर्डर तक उनके साथ शिरपुर बॉर्डर तक पैदल चल के गया था। हर तीसरे चौथे दिन हमारी मुलाकात होती थी। बहुत अच्छे रिश्ते थे। लेकिन जब संजय दत्त की खबर मेरे पास आई तो मैंने इसलिए नहीं छुपाई या उनको कोई ऐसा वार्निंग नहीं दिया कि सुनील दत्त साहब मेरे भाई जैसे हैं, मुझे ये खबर नहीं छापनी चाहिए। मैंने वो खबर छापी। उसके बाद मरने तक सुनील दत्त साहब ने मेरे से बात नहीं की। उनके बच्चे आगे संजय और उनकी बेटी, वो भी आज तक मुझसे बात नहीं करते। तो ये जोखिम उठाने पड़ते हैं। उसी तरह करीम लाला अरेस्ट हुआ एक नागपाड़ा के केस पे। किसी को पता नहीं था। वो खबर सिर्फ मैंने ही अपने अखबार में चलाई। और अनफॉर्चुनेटली जब दूसरी बार एक दूसरे केस में पकड़े गए तो वो खबर भी मुझे चलानी पड़ी। वो शख्स जो साल में 3 बार मुझे फ़ोन करके विश किया करता था, बुजुर्ग आदमी, मेरे से डबल उम्र का आदमी, दिवाली पे, न्यू ईयर पे और मेरे बर्थडे पे, बलजीत भाई जन्मदिन मुबारक हो, इस किस्म का रिश्ता होने के बावजूद भी सबसे पहली खबर मैंने चलाई। तो दोस्तों, ये काम, आपका प्रोफेशन जो है वो आपका भगवान होता है। उसको जितनी ईमानदारी से चलाओगे उतना भगवान भी आपका साथ देता है। मैं आज का एपिसोड सिर्फ इसलिए बनाया कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिन लोगों ने जो करना था वो तो उन्होंने कर दिया, लेकिन आज उनकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, उनको शायद नहीं मालूम था कि उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार क्या करते थे। और जब ऐसी खबरें आजकल इस तरह ओपन वर्ल्ड, आप कहीं से बैठ के भी खबर बनाते हो, दुनिया भर में पहुंच जाती है मिनटों सेकंडों में। तो उनको जब पता चलता है, जब उनके सर्कल में पता चलता है, उनकी ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ता है। एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते मैं समझ सकता हूँ उनकी मजबूरियाँ। तो आगे से दोस्तों, मैं ये फैसला किया है आज कि ऐसी कोई स्टोरी नहीं करूँगा जिसके करने से उन लोगों को मानसिक ठेस पहुँचे जिनमें उनका कोई रोल नहीं है। उसके पहले और भी कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए कि जहाँ मुझे लोगों ने वास्ता दिया कि आपकी बात सही है, 100% सही हो, लेकिन हमारा क्या कसूर है वो बता दीजिए। अब इसका जवाब मेरे पास नहीं होता। करने वाला तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन भुगतना पड़ता है उनकी फैमिलीज़ को। सो दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप भी सोचिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। क्या क्राइम चैनल बंद कर दें? उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत हमें यूट्यूब से ही आती है। कहीं भी हम टाइटल में या थंबनेल में अगर वर्ड आ जाए टेरर, वर्ड आ जाए शूटर, वर्ड आ जाए शार्प शूटर, ब्लड का, ब्लड लिख भी दो आप तो भी ऑब्जेक्शन लग जाता है, रोक लेती है यूट्यूब, आपके मोनेटाइजेशन बंद कर देगी। या कहीं पे सुइसाइड वर्ड आ गया, रेप आ गया, बाहर अंदर जो मर्जी बोलो आप, सब चलता है, लेकिन बाहर टाइटल में। और अब कहीं या सुइसाइड के ऊपर तो बहुत स्ट्रिक्ट है यूट्यूब।
मैं अगर ये भी जिसका मतलब वह लिटरली सुइसाइड नहीं होता है, हम आम भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं कि मैं ये गलती करूँगा तो वो सुइसाइड करने वाली बात होगी। कोई सुइसाइड किया नहीं किसी ने, कोई करने नहीं जा रहा। इसको एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल करो तो भी आपकी वीडियो रोक दी जाती है। फिर आप अपील करो, उसका 3, 4, 5 घंटे के बाद कहीं जवाब आता है, लेकिन वर्ड आपको रिमूव करना पड़ेगा तो आपकी वीडियो आगे चलेगी, नहीं तो बहुत सी वीडियो ब्लॉक कर देते हैं। मैंने 4, 5 वीडियोज़ के लिए लड़ाई लड़ी यूट्यूब के साथ, ईमेल्स की, उनको अपना पक्ष रखा, तब कहीं जाके उन्होंने ठीक किया। 15 दिन के बाद ईमेल आ जाती है कि आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन आपकी जो एपिसोड था वो सही पाया गया और हमारी जो बंदिशें थी हमने हटा लिए। लेकिन तब तक ना तो वीडियो लोगों तक पहुंची, उसको लिमिटेड कर देते हैं, लिमिटेड ऑडियंस के तब जाएगी, तो बहुत सी शर्तें लगा देते हैं। अगर आप क्राइम चैनल में मर्डर नहीं लिखोगे, रेप का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे, सुइसाइड का नहीं करोगे, शूटर का नहीं करोगे, आर्म्स का जिक्र नहीं करोगे, तो आप क्या दिखाओगे क्राइम में? तुम्हें तो एंटरटेनमेंट चैनल शुरू कर देनी चाहिए, जो मर्जी बकवास करते रहो, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जितनी अफवाहें एंटरटेनमेंट पर लगा लो, सब चलती है, लोगों को अच्छी भी लगती हैं, लेकिन वो लोग आज सुनेंगे कल भूल जाएंगे। हमारा मकसद क्राइम चैनल चलाने का कोई क्राइम बेचना नहीं है। एक क्राइम जिसने समाज के अंदर इतना बड़ा असर डाला था, पूरी की पूरी जनरेशन को इम्पैक्ट किया था, उसकी हकीकत आपको बताते हैं। हमने क्या लेना देना इनसे, क्या इनसे फ़ायदा उठाया पूरा क्राइम के कवर करके? लेकिन एक पैशन था कि हकीकत लोगों तक पहुँचे। बहुत और सी भी चैनल चलती हैं जो फिक्शन मिला के बात करते हैं, नाम बदल के बात करेंगे, क्राइम की नावल लिखते हैं सही आदमी पे, लेकिन नाम बदल के लिखते हैं, बाद में लिख देते हैं सर ट्रू स्टोरी। अरे भाई, जिस आदमी का नाम लेने से आप डरते हो तो वो ट्रू स्टोरी कहाँ से हो गई? तो ये बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए कि इसको इसी तरह चलता रहने दें या बंद कर दें। ये एक बड़ा ह्यूमन एंगल से इसको सोचिए। अगर ये सब चीज़ें निकाल दें हम रिपोर्टिंग से, तो बाकी बचता क्या है? ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ, जवाब आप दीजिए, इंतज़ार रहेगा। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।